Yes, good morning, students. In the last lecture, we discussed about the struggle of the French people and the growing middle class. Now, among this middle class, there are some philosophers who take the responsibility to aware the people about the absolute power of the king and about their rights. मिडिल क्लास के बीच में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ फिलोसफर्स हमें जिन्हें कहेंगे, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया कि जो किंग की एब्सोल्यूट पावर है। यहाँ पर हम दो जो है पावर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। एक तो है एब्सोल्यूट पावर और दूसरी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट पावर या फिर हम इसको कह सकते हैं मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, दो चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले कि एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है। एब्सोल्यूट मोनार्की जहां पर जो पावर है वो टोटली पावर किसके हाथ में है, किंग के हाथ में है। यहाँ पर किंग हैव द ऑल पावर्स, he can do whatever he wants. Constitutional monarchy means when the king act according to the constitution. ठीक है, जहां पर किंग जो है, किंग तो है वहां पर भी, मोनार्की तो हमने बात की ना, तो दोनों में किंग है बट he act according to the constitution. तो दो तरीके की मोनार्की जो है वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। अभी हमने देखा कि जो मिडिल क्लास है वो लोगों को अवेयर कर रहा था अबाउट द एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग की जो डेस्पोटिक पावर है उसके लिए। अब यहाँ पर जो है हमें तीन फिलोसफर्स मिलते हैं मेन, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फर्स्ट वाज, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ फिलोसफर्स। फर्स्ट डे वाज जॉन लॉक, जॉन लॉक। अब उसने क्या किया कि जो उसकी बुक थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, he wrote the book two treatises of government। इस बुक में उसने क्या लिखा, he refused the doctrine of the divine, he refused the doctrine of the divine and the absolute right of monarch। It means कि यहाँ पर उसने क्या कहा कि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब क्या है, जिसके वो अगेंस्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, कि जो हमारे बाय बर्थ जो है शासन किया जा रहा है या प्रिविलेजेस मिल रही हैं वो उसके अगेंस्ट था। दूसरा जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसके भी उसने अगेंस्ट इसमें लिखा। तो दो कंसेप्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, वो इन दोनों के ही अगेंस्ट था। इट मींस कि यहाँ पर कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई देता है कि वो किसकी फेवर में था। इट मींस ही वाज इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी, कि सभी जो सोसाइटी में पीपल है दे मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट राइट आ जाता है, राइट टू इक्वालिटी। अब हम कहेंगे कि जो राइट टू इक्वालिटी की को आज हम एंजॉय करते हैं, राइट टू इक्वालिटी आज के टाइम में जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका बेस कहाँ से आया, जॉन लॉक के आइडियाज से। उसने जो है सबसे पहले इक्वालिटी का आइडिया दिया, जो बाद में फर्दर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया एज अ राइट टू इक्वालिटी। आया समझ कि हम जो है आज के जो जितने भी राइट एंजॉय कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं बेस जो है वो यहाँ से हमें मिलता है। सेकेंड फिलोसफर वाज रॉस्क्यू। रॉस्क्यू जो है that was another philosopher and he put his idea forward।
he put the idea of John Locke forward. जॉन लॉक के ही आइडिया को उसने फॉरवर्ड किया कि और उसने इसमें क्या ऐड किया, देयर it was based on social contact between social contact between the people and the government. कि जो उसने क्या कहा कि जो हमारे सोशल कांटेक्ट है वो किस किस के बीच में होना चाहिए, जो लोग हैं उनके बीच में और उनके देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जॉन लॉक ने इक्वालिटी की बात की कि कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए। रॉस्कियो ने जो है वो इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया और उसने ही वाज इन द फेवर ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो बात है वो आज की करंट जो डेमोक्रेसी है उसको डिपिक्ट करती है। आज के टाइम में हमारे मतलब हम जो सिटीजन हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, एमपी एमएलए, तो उनके हमारे और उनके बीच में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इट मीन्स उसने कहां पर हमें क्या आइडिया दिया, पार्लियामेंट का। तो जो आज हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं वो आइडिया बेसिकली किसका है, रॉस्कियो का, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो है अपना ये आइडिया दिया कि जो गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि उसमें हम जनता के ही जो है रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और जो लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे कि वो उनकी सफरिंग और इन सबको इजिली समझ सके। The third one is Montesquieu. The third philosopher was Montesquieu. अब इन्होंने अपना क्या आइडिया दिया, he proposed a division of power within the government. Division of power within the government. किसकी फॉर्म में, कैसे गवर्नमेंट में पावर जो है डिवाइड की जाए, बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर भी ये कंसेप्ट आपको जाना पहचाना लग रहा है ना, कि क्या है कि उसने क्या आइडिया दिया कि जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में ना देकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक पर्सन को पावर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पावर का मिसयूज करेगा, तो इसलिए जो पावर है उसको डिवाइड क्यों ना कर दे हम गवर्नमेंट में, और डिवाइड कैसे करें, 3 सेक्शंस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपका जो आज का प्रेजेंट का जो है हमारा हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये कंसेप्ट हमारा कहां से आया, किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने, कि जो आज हम जो पावर शेयरिंग करते हैं, आपने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव की अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है। इन इंडिया वी हैव द सेम सिस्टम नाउ, है ना। तो ये सिस्टम का बेस किसने दिया हमें, मॉन्टेस्क्यू ने। अब आपको समझ आया कि हाँ, यहाँ हमने 3 कंसेप्ट देखे, इक्वालिटी, parliamentary type of government और horizontal distribution of power among the different organs of the government। तो यहाँ पर हमने different organs में power को divide किया। ये तीनों concept जो है वो हमें God gifted नहीं थे कि हमारे पास अपने आप ही आ गए,
इनका पास्ट क्या था, इनकी हिस्ट्री क्या थी, कि ये जो है जब फ्रांस में इतना सब चल रहा था, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोगों को इतनी सफरिंग्स फेस करनी पड़ रही थी, वहां डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था अमंग द पीयर्स से, तब जो है कुछ फिलोसफर्स आगे आए और उन्होंने जो है उनकी कंट्री कैसी हो, फ्रांस जो है वो कैसे फ्रांस देखना चाहते थे, किस तरीके की पावर्स वहां पर होनी चाहिए, कैसे राइट्स जो है लोगों को मिलने चाहिए, ऐसे आइडियाज उन्होंने रखे और इन्हीं आइडियाज को वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया और आज हम इन्हीं को एज अ फंडामेंटल राइट जो है और एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हम इंजॉय करते हैं। अब यही जो चीज है सबसे पहले जो division of पर है, this model was adopted, सबसे पहले इस मॉडल को किसने अडॉप्ट किया, यूएसए, दिस मॉडल वाज अडॉप्टेड बाय यूएसए, यूएसए ने जो है इसको अडॉप्ट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ its 13 colonies from Britain, जब उसकी 13 कॉलोनी जो है ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो गई तब उन्होंने इसी मॉडल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। क्लियर है? तो इस तरीके से लोगों की सोच जो है वो चेंज होना शुरू हुई, उन्हें जो है इन चीजों का जो है मतलब समझ आने लगा, एब्सोल्यूट पावर क्या है, किंग जैसे किंग जो है हम पर कैसे राज कर रहा है, कैसे हमें जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस चीजों से इन फिलोसफर्स ने फ्रेंच पीपल्स को जो है वो अवेयर किया। अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है कि ये आइडियाज दिए गए, ये आइडियाज उन्होंने अपनी बुक्स में दिए, अपनी राइटिंग्स में दिए, तो ये आम लोगों तक जो है ये आइडियाज कैसे पहुंचे, हाउ दीज आइडियाज स्प्रेड अमंग द फ्रेंच पीपल, कि जो फ्रांस के लोग हैं उनके पास ये आइडियाज कैसे आए। नॉर्मली कि क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा डिबेटिंग कंसेप्ट आता है जिस पर जो है सोचना शुरू करते हैं और स्पेशली कि जिस चीज से लोग ज्यादा सफर कर रहे होते हैं तो वो कहीं पर भी बैठते हैं उसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो सेम जो है वो फ्रांस में हो रहा था। इट वाज डिस्कस्ड इन दिस मैटर वाज डिस्कस्ड इन सैलून। अब पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं जहां पर चार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, ये नहीं कि कोई घर घर जाकर इनको समझा रहा था। क्या होता है कि कोई एक खबर आई, जैसे अगर हम लोग अब कहीं पर बैठे होते हैं, कोई टीवी चल रहा है, सैलून में गए हुए हैं, वहां पर आजकल टीवी होता है, पहले चलो ये नहीं था, तो सैलून में अगर कोई है या फिर टी स्टॉल पर हम बैठे हैं तो कोई न्यूज अपडेट होती है, तो जितने भी लोग चाहे वो किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं वो उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा चाइना का जो है ये वॉर का मुद्दा चल रहा है, लोग उस पर बात करना शुरू कर देंगे, कोरोना पे बात करना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम जो फ्रांस में जो चीजें चल रही थी दैट वाज डिस्कस्ड इन द सैलून, इन द टी स्टॉल्स। चाय की दुकानों पर भी लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो बातें करते जा रहे थे, कॉफी शॉप्स। So this matter was discussed in saloon, in the tea stalls, in coffee shops also. What was the benefit of this? अब देखो कि उस टाइम आज के टाइम में फिर भी बहुत ज्यादा एजुकेशन है, लिटरेसी है, लेकिन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन most of the people were illiterate, especially third estate that were very illiterate group. तो वहां पर जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो उनको क्या होगा, उनको उनकी राइटिंग कहाँ से पढ़ेंगे वो, दैट वाज डिस्कस्ड इन दीज प्लेसेस। इन सभी जगहों पर उसको डिस्कस किया जाता था। दो बंदे जो हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं, उन्होंने जो है उसको पढ़ा और आगे जो है उस आइडिया को स्प्रेड किया। तो इस तरीके से इन यहाँ पर जब डिस्कशन होता था तो इससे इलिटरेट पर्सन्स भी जो हैं वो इससे समझ सकते थे। तो इस तरीके से
एक तो इस तरीके से जो है ये थिंकिंग लोगों तक पहुंची। दूसरा, इट ऑल्सो स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें कहाँ से आई ये चीजें? जो बुक्स उन्होंने लिखी या फिर न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई उससे उन्होंने इसके बारे में जाना। अब यहाँ तो हो गया कि एक मिडिल क्लास जो फ्रांस जो है सर्वाइवल के दौर से निकल रहा था। फिर उस टाइम जो है कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने लोगों को उनके राइट्स के लिए अवेयर किया। अब कहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक जो है न्यूज आ गई। और न्यूज क्या थी कि जो लुइस 16 है, लुइस 16 दैट फर्दर इम्पोज सम मोर टैक्सेस टू मीट हिज एक्सपेंसेस। अब उसने क्या कर दिया कि ही इम्पोज लुइस इम्पोज सम मोर टैक्सेस। अब उसने और ज्यादा जो है टैक्स जो है वो लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। अब इससे क्या होगा, पहले ही इतना सर्वाइवल चल रहा था फ्रांस में, फिर ऊपर से लोगों की थिंकिंग चेंज होना शुरू हो गई। फिर जो है लुइस ने दोबारा से टैक्स लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि जो वहां के लोग हैं वो और भी ज्यादा एंग्री हो जाएंगे। सो दिस लेड टू द एंगर अमंग द फ्रेंच पीपल। अब लोगों के बीच में जो है वो और भी ज्यादा एंगरनेस हो गई ना। अब जब लोग पूरी तरह से भड़क गए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा रेवोल्यूशन। जब एक हद हो जाती है किसी चीज को बेयर करने की, तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि अब तो वही हद हो गई थी हर चीज की। तो लोगों का जो कहते हैं हम सबर का बांध, दैट वाज ब्रोकन। तो वो जो है वो टूट गया था। अब लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। तो यहाँ से आता है हमारा फोर्थ कंटेंट, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। The outbreak of revolution. This is our next content. कि रेवोल्यूशन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। अब यहाँ देखो कि क्या है, हमने भी कहा कि एक और न्यूज आई कि लुइस 16 ने और टैक्सेस इम्पोज करने हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर भी एक सिस्टम था। जो फ्रांस का ओल्ड रिजिम था उसमें ऐसा नहीं था कि किंग जो है वो अपनी मनमानी से टैक्सेस लगा सकता है। वहां पर भी एक सिस्टम था कि यहाँ पर जो है अगर किंग को कोई टैक्सेस इम्पोज करने हैं तो उसे सबसे पहले क्या बुलानी पड़ेगी? असेंबली बुलानी पड़ेगी। तो ही हैव टू कॉल द मीटिंग ऑफ जर्नल, स्टेट जर्नल, टू इम्पोज द टैक्सेस। The king had to take the approval of स्टेट जनरल। किंग को, यहाँ हम इसके ओल्ड रिजाइन की बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस का ओल्ड रिजिम था, जो उसका वहां का ओल्ड ट्रेडिशन था या फिर वहां की पॉलिसी थी किंग्स की, तो उसके अकॉर्डिंग किंग भी अपनी मनमानी से टैक्सेस जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता था। अगर उसे टैक्सेस इंक्रीज करने हैं, इम्पोज करने हैं, तो वो क्या करेगा? मीटिंग बुलाएगा स्टेट जनरल की, और उसके अप्रूवल के बाद ही वो जो है वो टैक्सेस लगा सकता था। So he had to call the meetings of State General. Then he would, then they would pass the proposal of the taxes. Now the question raises, what do you mean by State General? यहाँ पर State General क्या है? State General, these are the representatives of the
एस्टेट्स। क्या है एस्टेट जनरल का मतलब क्या है कि एक तरीके से हम पुरानी पार्लियामेंट हम इसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फ्रांस में क्या थे, 3 एस्टेट्स थे। तीनों एस्टेट जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने वोट देते थे उस बिल के लिए, यानी उस प्रपोजल के लिए, तब वो जो है वो अप्रूव किया जाता था। तो इस बॉडी को जैसे आज हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसको वहां पर क्या कहा जाता था उस टाइम, एस्टेट्स जनरल मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फ्री एस्टेट्स। ये आपको 1 मार्क्स में सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो यू मस्ट हैव लर्न दैट। नाउ अब इसमें भी ट्विस्ट है कि रिप्रेजेंटेटिव तो तीनों स्टेट भेजते थे लेकिन वो भी इक्वल नहीं थे। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स के नंबर क्या थे, जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट से कितने मेंबर्स जाते थे, 300 मेंबर्स और 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्स्ट स्टेट जो है वो अपने 300 मेंबर्स भेजता था। इट्स ओके। नाउ द सेकंड स्टेट, second state also send their 300 members। इस सेकंड स्टेट भी जो है वो कितने भेजता था, 600 members। थर्ड स्टेट से कितने मेंबर जाते थे, 600 मेंबर्स। अब आपको लगेगा कि नॉर्मली वोटिंग जो है वो फेवर में किसके आएगी, थर्ड स्टेट में। देन व्हाट वाज द इशू, वो डिसअप्रूव भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं था। इसमें भी दो चीजों में आप फर्क देखोगे कि यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि थर्ड स्टेट के ज्यादा है, लेकिन अगर आप फिर से बैक में जाओ तो क्या था कि ये दोनों मिलकर वहां की कितनी पॉपुलेशन बनाते हैं, 10%। तो 10% से टोटल नंबर कितने जा रहे हैं, 600। ये फ्रांस की 10% पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव कितने भेज रहे हैं, 600 टोटल मिला के, क्योंकि इन दोनों में तो फर्क नहीं था, इन दोनों की तो आपस में मिली भगत थी। अब थर्ड जो स्टेट है, ये जो है फ्रांस की 90% पॉपुलेशन बनाता है, 90% पॉपुलेशन बनाता है और वहां से जा कितने रहे हैं, 600। यानी अब आप गैप देखो कि 80% का गैप है और दोनों से जा कितने रहे हैं, 600। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को तो हम एक ही मान के चलेंगे, ये तो जो है उसके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। थर्ड स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन वहां से भी 600 मेंबर जा रहे थे। चलो ये भी हमने मान लिया कि कोई बात नहीं, मेंबर्स में जो है कुछ भी अनफेयर है तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा ट्विस्ट क्या था कि वहां पर जो वोटिंग होती थी, वोटिंग वाज बेस्ड ऑन, हम अभी ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले जो है ऐसी मीटिंग जो वोटिंग है वो क्या होती थी, वोटिंग में भी हमें डिफरेंस मिलता है यहाँ पर। वोटिंग में ओल्ड रेजिम में क्या था, जो वोटिंग थी वो कैसी होती थी, 1 स्टेट 1 वोट। अब देखो यहाँ पर क्या है, वोटिंग राइट जो है वो कैसा था, एक स्टेट से एक वोट जाएगा, तो इट मींस उनका जो है, ये दोनों तो सेम ही है, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो इनके मिलाकर कितने वोट हो गए, एक इससे गया एक इससे गया, 2 वोट्स हो गए। और ये पूरे एक स्टेट से कौन कितना वोट जाएगा, एक। तो इट मींस ये ओल्ड रिजिम भी ऐसे बनाया गया था कि कहने को वहां पर जो है अप्रूवल ली जा रही थी हर एक से, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो फेवर किसकी होनी थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की, बिकॉज बोथ ऑफ कंप्राइजेस 2 वोट्स। यहाँ पर 2 वोट्स आने ही आने, उन्होंने किंग के फेवर में बोलना ही बोलना है, तो इट मींस जो किंग चाहता था वो अप्रूव होगा ही, ठीक है। तो ओल्ड रेजिम में लोगों को दिखाने के लिए वहां पर वोटिंग सिस्टम रखा गया था, बट अल्टीमेटली द डिसीजन वाज ऑफ द किंग, कि डिसीजन जो है वो किंग का ही था। ये कुछ जो था प्रोसीजर वो क्या था, ओल्ड रेजिम का। अब ऐसी ही जो मीटिंग है, क्योंकि लुइस ने टैक्सेस इम्पोज करने, लुइस को ऐसे ही एक मीटिंग तो बुलानी थी, तो उसने भी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। जो लास्ट मीटिंग है, ऐसी एक लास्ट मीटिंग बहुत साल पहले बुलाई गई थी इन 1640।
सबसे जो लास्ट मीटिंग हुई थी ऐसी किंग की वो कब हुई थी 1614 में। और अब इसके बाद ये जो मीटिंग है वो कब बुलाई गई ऑन मे 5 1789। ये देखो ह्यूज क्या। अब इसके पहले जो है सबसे लास्ट जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी और अब ये मीटिंग जो है वो कब बुलाई गई मे 5 1789। यू मस्ट हैव टू लर्न दिस डेट। So he called the assembly of State Generals on May 5 1789 this time. Now what happened? अब इसमें से भी देखो कि क्या है कि यहाँ पर भी सारे लोग नहीं इंक्लूड होते थे। हर चीज में आगे से आगे ट्विस्ट है। यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट है उससे 600 मेंबर्स तो जा रहे थे, बट 600 मेंबर्स जो हैं उनमें भी सिर्फ कौन इंक्लूड किए जाते थे? प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड पीपल। जो वहां के थर्ड एस्टेट के वेल्दी पीपल थे और एजुकेटेड पीपल थे वही क्या बन के जाते थे? रिप्रेजेंटेटिव्स बन के जाते थे। बाकी जितने भी पीपल थे लाइक पीजेंट्स, वुमेन्स एंड आर्टिशियंस, दे वर डिनाइड एंट्री इन असेंबली। उनको इस असेंबली में एंट्री की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर के जो है डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सिर्फ प्रोस्पेरियस और एजुकेटेड पीपल दे वर ऑल considered as the representatives. Rest of the society was not included in the assembly. इतना आपको समझ आया? अब ये तो था और रीजन जिसमें क्या था कि वोटिंग का क्या सिस्टम था, वन स्टेट वन वोट। अभी मैंने आपको समझाया कि इट वाज टोटली अनफेयर बिकॉज अल्टीमेटली इट वाज इन द फेवर ऑफ द किंग। तो अब लोगों को जो है फिलोसफर्स की बातें समझ आने लगी थी। उन्हें समझ आने लगा कि ये तो बहुत अनफेयर हो रहा है। ये सब जो है किंग की एक चाल है जो हम वो सिर्फ शो करने के लिए सिर्फ प्रोसेस कर रहा है कि वो लोगों की सहमति लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी ही विशेष को फुलफिल कर रहा है। तो उन्होंने अब क्या डिमांड रखी? तो सो द मेंबर्स, अब नाउ क्या वोटिंग सिस्टम की डिमांड रखी? द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वन पर्सन, या हम कह सकते हैं वन पर्सन वन वोट। अब ये देखो ये जो डिमांड है वो आज की प्रेजेंट वोटिंग राइट से मिलता है ना? कि हम लोग जो है आज वोटिंग राइट किस बेसिस पर करते हैं? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हमने किया था डेमोक्रेसी में। तो ये कंसेप्ट जो ये आइडिया कहाँ से आया? वो यहाँ से आया जहां लोगों के साथ जब अनफेयर हो रहा था, लोगों को थिंकिंग समझ आई। पहले वोटिंग होती थी वन स्टेट वन वोट के बेसिस पर। अब मेंबर्स जो है जब असेंबली बुलाई गई तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या डिमांड रखी कि अब जो वोटिंग है वो इस बेसिस पर नहीं बल्कि इस बेसिस पर होगी कि वन पर्सन वन वोट। अब ये देखो कि वन पर्सन वन वोट से जो है उन्होंने डिमांड रखी। लेकिन अब लुई 16 को पता था कि अगर मैं ऐसी डिमांड को मान लूंगा तो मेरे जो है अगेंस्ट चला जाएगा। सो द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब उसने किंग ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया। अब जब किंग ने मना कर दिया तो थर्ड एस्टेट ने भी असेंबली के लिए मना कर दिया कि हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप हमारी डिमांड नहीं मान रहे तो हम भी असेंबली में शामिल नहीं होंगे। So they leave the assembly. उन्होंने उस असेंबली से वो बाहर चले गए इन एंगर। गुस्से में उन लोगों ने असेंबली को अटेंड नहीं किया और असेंबली छोड़कर वहां से चले गए। अब ये तो हुआ आपका कि जो किस तरीके से जो है असेंबली थी स्टेट जनरल्स की वो कैसे फॉर्म हो रही थी। क्या चीज थी स्टेट जनरल?
ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि असेंबली जो है वो कंडक्ट नहीं हुई और जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं वो वहां से गुस्से में चले गए। अब वहां से तो चले गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब कोई ना कोई स्टेप तो वो लेंगे, एंग्री तो वो पहले ही थे, तो उन्होंने भी अपना एक डिसीजन लिया। अब डिसीजन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक जो है नेशनल असेंबली जो है फॉर्म करेंगे। सो फॉर दिस पर्पस ऑन 20 जून अब इस चीज के लिए उनको डिस्कशन तो करना था। अब डिस्कशन करने के लिए इतनी जो 90% पीपल है, सारे ना सही लेकिन कुछ परसेंट तो उसमें से आएंगे, तो इतने सारे लोग कहीं तो जो है इकट्ठे होंगे, और ऐसे इकट्ठे होने का कोई ना कोई एक बड़ा बिग प्लेस ही होगा, जैसे कि स्टेडियम। तो यहाँ पर जो है ऑन 20 जून दैट वाज द डे द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट the member of the third estate assemble in the hall of the indoor tennis court in Versailles। वर्साइल में जो वहां का टेनिस कोर्ट स्टेडियम था, उसमें वो सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए टू फॉर्म द नेशनल असेंबली। सो व्हेन they assembled, they declared themselves नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 1 मार्क्स में भी हर एक चीज आएगी इसकी। सो दे swore that means उन्होंने वहां पर कसम खाई, they swore that not to disperse till they had drafted a constitution। अब उन्होंने कहा कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम अपना फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, जिससे कि वो क्या करेंगे, बाय विच दे विल लिमिट द पावर्स ऑफ द monarch, by which the power of the monarch means king would be limited। क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, किंग की पावर्स को खत्म करना या उसको रिड्यूस करना। तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना दिया एंड दे swore that not to disperse till they had drafted a constitution। जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वो मतलब थर्ड स्टेट में जो है वो पार्टीशन नहीं होगा, अलग नहीं होंगे, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर पाएंगे। अब उनके इस आइडियाज को कुछ और फिलोसफर्स ने फिर और उसको मोटिवेट किया। उन फिलोसफर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ फिलोसफर्स, तो 3 philosophers we have already discussed, and the next two we will discuss in our next lecture। The whole philosophers will be included in the role of the philosophers in the French Revolution। Clear? So students, if you have any doubt you can ask till now। If you have any doubt you can ask, raise your hands।
आपको मैंने जो है कुछ पीडीएफ भेजी थी जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि सीबीएसई ने आपके कुछ चैप्टर्स जो है 30% सिलेबस जो है वो डिडक्ट कर दिया है फॉर दिस सेशन। ठीक है, आप उन पीडीएफ को ओपन करोगे, उसमें आपको चैप्टर नेम्स जो है वो मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, हर सेक्शन के, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी, कि जो चैप्टर्स अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, जिनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क, जस्ट रेज योर हैंड